बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी दूल्हा वाले नाप लेने आया है। नीलम फुल्ली सांसों के साथ धप से बावर्ची खाने में शामी कबाब बनाती ज़ेबा के हाथों के तोते उड़ा गई। नीलम होश के नाखन लो, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। कबाब मेरे हाथों से गिरते गिरते बचा है। ज़ेबा दांत पीस कर रह गई। बाजी धीमी लहजे में बात करना सीख जाओ। सुना है दूल्हा भाई बहुत नरम मिजाज रखते हैं। तुम चमची ना बनो और मुझे दराज के अंदर से बर्तन पकड़ाओ। बाजी बर्तनों को छोड़ें, अपने नाव वाले कपड़े दे दें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उन्हें उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर छोड़कर किसी ज़रूरी काम से जा चुके हैं। बस इसलिए अम्मी ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। तो तुम सीधे तरीके से बताओ, बात घुमा फिरा के किस लिए कर रही हो? बाजी मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देना है और मेरे ऊपर बहुत दबाव है, बस इसलिए परेशान हूँ। खुद तो लंदन चली जाएंगी, हमें तो पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा बस तुम्हारे तो इम्तिहान ना हुए, गोया सरहद पार बमबारी के लिए जा रही हो। ज़ेबा ने नाल पर हाथ धोते हुए नीलम को चिढ़ाया। बाजी 2 मिनट में ना मुहैया करें, वरना खुद अपने दस्ते मुबारक से दूल्हा भाई को थमा आएँ। मैं तो नहाकर पढ़ने चली, आज तो कैलूला भी नसीब नहीं हो पाया। नीलम बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी खरी खरी सुना कर ये जा और वो जा। ज़ेबा दांत पीस कर रह गई। चारों नचार तले कबाब और चाय की प्यालियां ट्रे में सजाकर मेहमान खाने तक पहुंचाने के लिए सोच में पड़ गई। पता नहीं अम्मी को भी क्या सूझी है इस मई की गर्मी में कबाब खिलाने और चाय पिलाने की। मेरे ख्याल में दरवाज़ा बजाकर खुद ही दे आती हूँ। रानी भी घर पर नहीं है, वरना तो नीलम की मोहताजी कभी भी महसूस ना होती। 5 मिनट सोचने के बाद वो लॉन का दुपट्टा दुरुस्त करके हाथ में ट्रे थामे बावर्ची खाने से निकली तो दूसरी तरफ अम्मी सुमेर के हमरा मुस्कुराती नमूदार हुई। ज़ेबा की धड़कनें मामूल से बढ़ गई। है अल्लाह, अब वापस अंदर चली जाऊं या अम्मी को पुकार लूं? ज़ेबा तो हर मैदान की मलका है, अब खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपने अज़ाइम में डट जा। पुत्र तुम लोग जल्दी में आए हो, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें यहाँ छोड़कर बिना खाए पिए चल दिए हैं और अभी तुम भी जा रहे हो। पर पुत्र, ज़ेबा तो चाय तैयार कर चुकी है। नहीं आंटी, इस वक्त पेट शायद कुछ कबूल ना करे, पर अगर आपकी इसी में खुशी है तो मैं चाय के बजाय पानी पी लेता हूँ। सुमीर ने एक उचटती निगाह ज़ेबा पर डालकर मुस्कुराहट दबाई, जबकि ज़ेबा अम्मी को घूर कर रह गई। ज़ेबा, सपहर की चाय हम खुद ही पी लेंगे, तुम ज़रा ठंडी स्कंजीन बनाकर ले आओ। अरे नहीं आंटी, मुझे सिर्फ आप उनका नाप और सादा पानी दे दें। वही नरमी और मीठा लबो लहजा झुकी नज़रें ज़ेबा को पागल कर गई। है इतना शरीफ और भोला है, बल्कि अल्लाह की गाय है। ज़ेबा जल्दी से अपना सबसे अच्छा नाप लेकर आओ। पुत्र तुम कमरे में चलो, यहाँ बरामदे में पसीना पसीना हो रहे हो। जी बेहतर। वो झुकी नज़रों से अम्मी की पैरवी में चल पड़ा। है सदके जाऊँ अल्लाह की इस गाय पे, मैं तो उसे उंगलियों पे नचाऊंगी। ज़ेबा चेहरे पे शरारत सजाए फ्रिज से बर्फ़ निकालने लगी। यकदम नीलम की हट तरमी दिमाग में कूद आई तो बर्फ़ छोड़कर कमरे में भाग खड़ी हुई। फेशियल, वैक्सिंग और थ्रेडिंग के बाद वो धूप से बचने के लिए चेहरा छुपाए कोमल के हमरा रक्शे के इंतजार में खड़ी थी कि यक सफ़ेद सुजुकी सामने से गुजरी। है ज़ेबा, ये तो दूल्हा भाई और साथ उनके अब्बा जी थे, पर दूल्हा भाई को गाड़ी नहीं चलानी आती थी, तभी उनके वालिद साहब चला रहे हैं। मुझे भी यही शक गुजरा है। मुझे इल्म नहीं है दूल्हा साहब को गाड़ी चलाना आती है या नहीं, पर मस्कीन शक्ल से तो लगता है बमुश्किल साइकिल चला पाते होंगे। वो भी उनकी सादगी के पनाह मांगती होगी। सोचती हूँ कि पैडल को दबा कर घुमाऊँ या पहले पैडल से इजाज़त लूँ। वैसे कोमल कितना मज़ा आए जब ये बंदा हुजाम के पास जाए और वो बालों में फड्डे डाल दे। बदतमीज़ ज़ेबा, कल इस शख्स से तेरा निकाह हो रहा है और तू मुसलसल उसके हवाले से बातें बखार रही है। यार मैं ज़िंदगी गुजारने नहीं बल्कि जीने की कायल हूँ। ज़ेबा और कोमल अपने चेहरे पर छुपाए मुसलसल सड़क किनारे खड़े रक्शे की मुतलाशी थी। अभी जो पार्लर वाली पर हज़ारों लुटा कर आई हूँ, इस धूप से मेरा बेड़ा घर को हो जाना है। ज़ेबा की दुआएं सुनकर कोमल ने घूरा। कोमल दुआ करो यार, कल मुझे बहुत रूप आए ताकि मेरा दूल्हा मुझे देखकर निहाल हो जाए। अरे रूप क्यों नहीं आएगा? सुना है जो लड़कियाँ मेकअप की आदी नहीं होती उन्हें ही तो असल रूप आता है। कोमल देख वो रहा रक्षा। बस बहन जल्दी से रोक ले, वरना तेरी बहन इधर ही काली मिर्च बनी घर पहुंचेगी और फिर कल इस चिट्टे कबूतर ने मुझसे नजर ही नहीं मिलाने। ज़ेबा बाज आ जा। कोमल बमुश्की हंसी रोकते हुए
रक्शे पर सवार होते हुए गोया हुई। मैं परा डैड को आपने हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करनी है। आपको मैं उनके औकात कार बता देता हूँ ताकि आप आसानी से निभा सको। सुबह पूरे 9 बजे नाश्ता करते हैं, उसका मतलब है नाश्ता पूरे 9 बजे मेज़ पर हो। 11 बजे फल, 1 बजे दोपहर का खाना, 4 बजे दोपहर की चाय और 7 बजे शाम का खाना मेज़ पर हो। जी बेहतर है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं पारा, आप तो मेरा फ़ख्र हो और आप मेरा दिल हो अदील। सच्ची तो और क्या, मैं आपसे झूठ बोलूँगी? मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलती हो, बस आपकी ज़बान ऐसे ऐसी बातें सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा अब आप अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से जाओ, मुझे बहुत सारा पढ़ना है। कल से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अदील ने बिना पलटे कुर्सी पर बैठे हुए महपर को नया अंदिया सुनाया। अदील यकीन करें मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, बस आप सिर्फ मुझे उस कमरे में बैठने दें। महपरा, आप अगर यहाँ पर बिना बोले भी बैठोगे तो भी मेरा जहन भटकेगा और मैं पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाऊँगा। अब भला नई नवेली दूल्हा के पास नहीं बैठेगी तो और क्या करेगी? महपरा, अच्छी लड़की हो नहीं हो यार, जाओ शाबाश। चंद घंटे पढ़ने के बाद हम रात बिस्तर में लेट कर ढेरों बातें करेंगे इंशाअल्लाह। आपके इसरार पर जा रही हूँ, वरना तो मेरा ज़रा भी जी नहीं चाहता है। महपरा मुँह बसूरे अपनी ख्वाबगाह में लौट आई, जबकि अदील बॉक्स रूम में कागज़ बखेरे पढ़ने में महबूब। बॉक्स रूम कमरा संदूक, यहाँ पर हर घर में तीसरा कमरा होता है जिसमें एक चारपाई और साथ एक कुर्सी जितनी खुली जगह होती है, यानी एक शख्स के सोने की जगह होती है, सिर्फ जबकि दूसरे 2 कमरे में 2 से 3 लोग सो सकते हैं। हाय अल्लाह, मेरी तो आंखें नहीं खुली और अदील भी मुझे बिना जगाए यूनिवर्सिटी चले गए हैं। मैं पर बुलंद आवाज़ में गूंजी थी। नातों की आवाज़ पर एक ज़ोरदार झटके से उठ बैठी। है आप तो अंकल ने मुझसे कई रोज़ नाराज़ रहना है। अगला दिन 12 बजे उठने की आदि लड़की को एकदम सुबह 8:30 बजे उठने का बोलोगे तो मुश्किल तो पेश आएगी ना। अब ये भी उनकी नई चाल है। बहू नींद से बेदार होकर नीचे नहीं आई तो बुलंद आवाज़ में डेक पर नातें चला दो। अल्लाह जाने अंकल के दिमाग में क्या क्या चलता है। बाहर कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हर चीज़ ऐन वक्त पर मेज़ पर चाहिए, और अगर गलती से निकल भी जाएं तो सुकून से वक्त गुजारना, तफरीह करना दोबार हो जाता है कि अगर लौटने में दाखिल हो गई तो जीना हराम कर देंगे। या अल्लाह तू ही है मुझे सब्र जैसी नेमत से नवाज दे। या अल्लाह तू मेरे सास ससुर के वालों दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दे, तो उनका दिल मेरी तरफ से नरम कर दे। या अल्लाह तू जानता है मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले, पर ये फिर भी कहीं ना कहीं से कोई बात ढूंढ निकालते हैं। वो बर्क रफ्तार से बावर्ची खाने में चूल्हे के सामने खड़ी नाश्ता तैयार करते हुए कर्ब से सोच रही थी। अंकल आ जाए, नाश्ता तैयार है। वो लुजाजा से पुकारते हुए मेहमान खेलने की तरफ गई। मेरे अंकल के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे, ना हूँ और ना हाँ। मैं पारा जवाब ना पाकर दोबारा नरमी से बोली, अंकल मैं आपका नाश्ता इधर ही ले आती हूँ। खौफ से कांपते दिल के साथ वो ट्रे में लवाजमात सजाने लगी। या अल्लाह अब ये नाराज़ी लंबी ना करें। बूहे बारियाँ ते नाले कंधा टाप के आवांगी हवा बन के सलियों में गिरी। वो सबकी फरमाइश पर अपनी आवाज़ के सुर बखेरने लगी, जबकि बाकी सब लड़कियां भी ज़ेबा की हम आवाज़ थीं। ज़ेबा के हाथों को कलाइयों तक मेहंदी से सजा दिया गया। हर तरफ चुटकुलों और कहकों का समुंदर उमड़ आया था। हज़ारों ख्वाब सजाए वो आने वाली ज़िंदगी पर मुतमईन मसरूर थी। गोया खुशियाँ ज़ेबा की दहलीज के बिल्कुल करीब थीं। अदील माँ पर फ़ौरन से कबल नीचे आओ। सुसर की चिंगाड़ती आवाज़ से दोनों का दिल लर्ज उठा और सीढ़ियाँ फलांगते भागम भाग नीचे बैठने वाले कमरे में आन पहुँचे। माँ पारा ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे सिवा और कौन कार सकता है भला। सुसर कड़े तेवरों से माह पर के लत्ते लेने लगे, जबकि अदील और खल्ला सास चुप के ताले लगाए लाचारगी की हदें छूने लगे। अब डैडी के सामने बोलने की किसकी मजाल थी। खुद बाहर मुहज़्ज़िब और बाखलाक, जबकि घर में बीवी बच्चों को ऊंची सांस लेने की इजाज़त ना थी। मैं पारा बेचारी का दिल बैठने लगा। अपने घर में तो किसी ने उसे ओहे तक कहकर मुखातिब नहीं किया था, मगर यहाँ पर सुसर का बेजा हुजला समझ से बालर तर था। मैं तुमसे मुखातिब हूँ। जी अंकल वक्की बक्की आंसू पीते हुए खुद में इत्मीनान का खौल चढ़ाए फटी फटी आंखों से उनके तने चेहरे को देखने लगी। ये तवीज़ तुमने इस तकिए में लाकर छुपा रखे हैं।